वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 तरंगे हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले है गामा तरंग, फिर एक्सरे है, फिर इसके बाद है अल्ट्रावायलेट यूवी, फिर इसके बाद है विजिबल दृश्य तरंगे, फिर इसके बाद है अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड, और इसके बाद है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स, इसके बाद है रेडियो तरंगे, इनको रेडियो तरंगे कहा जाता है। इनको याद करने का जो क्रम है, क्रम याद रखने का RMIVUXG ऐसे याद रखिए, या सबसे आसान ये तरंग दैर्ध्य का क्रम, बढ़ते हुए क्रम याद रख लीजिए। GX कह रहा है UV, आप UV हो तो वो कह रहा नहीं IMR, ये याद करने का तरीका आसान है। GX UV तो कह रहा नहीं IMR, GX UV IMR ऐसे याद रख सकते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण का, उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य एक्सरे, उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अल्ट्रावायलेट, उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश का जो हम देख सकते हैं, उससे ज्यादा इंफ्रा अवरक्त तरंग का, उससे ज्यादा सूक्ष्म तरंग का, और सबसे ज्यादा रेडियो तरंग। और इसी का उल्टा होता है आपका फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम रेडियो तरंग की, उससे जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब इसका एक एक अध्ययन किया जाएगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो तरंग की और सबसे ज्यादा होती है गामा तरंग की। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे GX UV, GX कह रहा है UV, कह रहा नहीं IMR, GX कह रहा है UV नहीं IMR। अब एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गामा किरण। ठीक है, गामा किरण में जो तरंग दैर्ध्य होती है ये होती है 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 तक, और जो इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 तक। ठीक है, अब इसके बाद जो है गामा किरण का उत्पादन कहाँ होता है? नाभिक में। और संसूचक मतलब डिटेक्ट कैसे करें, पता कैसे लगाएं, ऐसा उपकरण, संसूचक का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिससे पता लगाया जाए। ठीक है, गामा किरण के बारे में तो फोटोग्राफिक फिल्म और आयनन कक्ष से इसका संसूचक किया जाता है, मतलब पता लगाया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है गामा किरण को। अब जो गामा किरण है इसका उपयोग, गामा किरण का उपयोग सबसे ज्यादा पूछता है। गामा किरण का उपयोग कैंसर के इलाज, ये पहला जो है कि याद रखना है, कैंसर के इलाज में गामा किरण का उपयोग होता है। परमाणु के नाभिक की संरचना के अध्ययन में। ठीक है, कम से कम 2 याद रखिए, परमाणु की संरचना के अध्ययन में और कैंसर के इलाज में। ठीक, अगला है खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक संरक्षण हेतु और नाभिक क्रियाओं को प्रारंभ करने हेतु। नाभिक क्रियाओं को प्रारंभ करने में भी गामा किरण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिए कैंसर के इलाज में, और दूसरा परमाणु के नाभिक की संरचना का अध्ययन करने में। कम से कम 2 उपयोग याद रखना है सबका। दूसरा नंबर पर आता है एक्स किरण। तरंग दैर्ध्य का क्रम बढ़ रहा है। ठीक है, पहले जो है कि 10⁻14 से 10⁻10 था गामा किरण का, अब जो है कि एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8। अब ये पावर में तो घट रहा है, 10⁻14 से 10⁻11 हो रहा है, ये घट रहा है, लेकिन पावर में घट रहा है, लेकिन तरंग दैर्ध्य का जो परास है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। माइनस में जब घटता है तो उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्स किरण का जो आवृत्ति है, ठीक है, तो आवृत्ति देखिए, आवृत्ति क्या है? गामा किरण का ज्यादा होता है और एक्स किरण का आवृत्ति क्या होता है? उससे कम होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, आवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। देखिए 10⁻22 है, 10⁻19, 3 × 10⁻19 से 1 × 10⁻16। तो क्रम से याद रखेंगे, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8। इसके बाद आवृत्ति 3 × 10⁻19 से 1 × 10⁻16। अब एक्स किरण का जो उत्पादन है, एक्स किरण कहाँ पैदा होता है? एक्स किरण नलिका में या परमाणु की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन। ठीक है, और इसका संसूचक कैसे करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, एक्स किरण का उपयोग, एक्स किरण का उपयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उपयोग होता है शरीर की हड्डी टूटने में। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो शरीर की हड्डी टूटती है तो वह जो है सबसे पहले कहता है कि एक्सरे कराइए ताकि पता चले कि कहाँ पे जो है कि दिक्कत है। फेफड़ों के रोगों में, फेफड़ों का रोगों का एक्सरे होता है। शरीर में छुपी गोली आदि की जांच करने में। ठीक है, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। फिर इसके बाद सीप में मोती बनने का पता लगाने में। इसके बाद आता है रबड़ के टायरों तथा टेनिस की गेंद में कमियों का पता लगाने में। इसके बाद लोहे के बड़े गार्डरों
में दरारों व वायु के बुलबुलों का पता लगाने में। ठीक है, केवल दो याद रखिए, पहला शरीर की हड्डी टूटने और फेफड़ों के रोगों। ठीक है, इसके बाद आता है, पहला पर क्या था, गामा किरण, दूसरा पर एक्स किरण, अब आता है परावैंगनिक अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, परावैंगनिक विकिरण, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 6×10⁻⁻10 से 4×10⁻⁻7, और जो इसकी आवृत्ति होती है 5×10⁻17 से 8×10⁻14। तो ये आवृत्ति क्या हुई, कम हो गई, और तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, अब इसके बाद इसका यूवी अल्ट्रा वायलेट तरंग का जो उत्पादन होता है आर्क लैंप में होता है और स्पार्क लैंप में होता है। ठीक, और इसका संसूचक कैसे डिटेक्ट करते हैं, फोटो सेल और फोटोग्राफिक प्लेट से। इसका जो उपयोग अल्ट्रा वायलेट यूवी परावैंगनिक तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग होता है नकली दस्तावेजों में, नकली नोटों तथा अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में। ठीक है, अगर कोई भी नकली नोट है या नकली अंगुलियों का निशान कहीं छपा है तो उसका पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, चोर अलार्म में, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, जल संशोधन में जीवाणुओं को नष्ट करने में, तथा चिकित्सीय उपकरणों को जीवाणु रहित करने में। केवल दो याद रखेंगे, नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, नकली नोटों का पता लगाने में, और अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में। बस 2-3 याद रखें। अल्ट्रा वायलेट का उपयोग नकली नोटों, अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में, नकली दस्तावेजों का पता लगाने में। क्रम क्या था, GXU 3 पढ़ लिए हैं। अब आ रहा है आपका V। ठीक है, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4×10⁻⁷ से 7.8×10⁻⁷। दृश्य प्रकाश को हम देख सकते हैं। ठीक है, 8×10⁻14 से आवृत्ति जो होती है इसकी 8×10⁻14 से 4×10⁻14 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, विजिबल तरंग दृश्य प्रकाश का जो उत्पादन होता है परमाणु की संयोजी तथा इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन, और इसका संसूचक कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मानव नेत्र द्वारा पता लगाते हैं कि ये प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। फोटो सेल, हम अपनी आंखों से इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ दृश्य प्रकाश है। फोटो सेल, ठीक है, फोटो सेल में होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में इसका उपयोग होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका संसूचक, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश का, ठीक है, विजुअल तरंग का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग होता है अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में, बाह्य संसार के विषय में आंखों से देखने में। तो ये तो सबसे बढ़िया उपयोग है कि आप इसको देख सकते हैं बाह्य संसार के विषय में आंखों से देखने में, जो भी वस्तुएं हैं संसार में उनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका अवरक्त विकिरण। तो सबसे एक बार और क्रम दोहरा लेते हैं, पहले गामा किरण था, फिर इसके बाद क्या था, पहले था आपका गामा किरण GXUV, 4 पढ़ लिए हैं। 5वां नंबर पर आता है GX बोलता है UV IMR। ठीक है, अब आई पढ़ने जा रहे हैं, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण में क्या होता है, 8 गुणे तरंग दैर्घ्य जो होती है 8×10⁻⁷ से 5×10⁻³ और इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 4×10⁻14 से 6×10⁻10। अब जो है इसका उत्पादन क्या कहाँ होता है, ठीक है, अवरक्त का इंफ्रा विकिरण का उत्पादन कहाँ होता है, परमाणु तथा अणुओं के कंपन में। इसका संसूचक डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो थर्मोपाइल, बोलोमीटर, अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका उपयोग जो अवरक्त होता है इंफ्रा विकिरण, अवरक्त विकिरण जो होती है उसका उपयोग होता है पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में। ये एक याद रखिए कि पौधों को गर्म रखने में, और दूसरा याद रखिए कोहरे और धुंध में फोटोग्राफ खींचने में, और उससे पार देखने में। उससे पार देखने में भी कोहरा है और दूध है तो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं, 2 याद रखना है, पहला पौधों को गर्म रखने में और दूसरा है कोहरे और धूल में फोटो खींचने और उससे पार देखने में। फिर इसके बाद आता है सोलर सेलों द्वारा इन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर उपग्रहों में। अगला है फलों एवं बीजों को सुखाने में। अगला है पुरानी दीवारों पर लिखे गुप्त लेखों को पढ़ने में। अवरक्त फोटोग्राफी द्वारा मौसम की भविष्यवाणी में, रसायनों की शुद्धता की जांच में, आणविक संरचना के अध्ययन में। लेकिन 2 याद रखिए, पौधों को गर्म रखने में और कोहरे व धुंध में फोटो खींचने और पार देखने के लिए इसका उपयोग होता है अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका माइक्रो तरंग। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे, GX, पूछ रहा है UV, अरे नहीं IM, आप M पर आ गए,
माइक्रो तरंगों के बारे में, IMR, आर बच जाएगा रेडियो वाला। तो माइक्रो तरंग को पढ़ते हैं। माइक्रो तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻³ से 0.3 होती है, और इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 3×10⁻11 से 1×10⁹ तक होती है। ठीक है। माइक्रो तरंग का जो उत्पादन होता है मैग्नेट्रॉन वाल्व में होता है, और इसका जो संसूचक डिटेक्ट करने वाला है बिंदु संपर्क डायोड में इसका संसूचक होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? माइक्रो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में। दूसरा उपयोग है टेनिस या गेंद तथा वाहनों की चाल का मान ज्ञात करने में। विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में, माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है। तो केवल दो याद रखिए, उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में, और गेंद, टेनिस तथा वाहनों की चाल का मान ज्ञात करने में, चाल ज्ञात करने में। अब लास्ट पे बच गया आपका रेडियो तरंग। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोले थे? GX पूछ रहा है UV, तो बोल रहा है कि नहीं, IMR। अब R रेडियो तरंग के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है 0.3 से 600, और इसकी आवृत्ति होती है 10⁹ से 5×10⁵। और इसका उत्पादन होता है दोलन परिपथ में, और इसका संसूचक है, डिटेक्टर कौन है? रेडियो रिसीवर। ठीक है। इससे डिटेक्ट किया जाता है। और इसका उपयोग रेडियो तथा दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में सेल्यूलर फोनों द्वारा संदेशों के आदान प्रदान करने में। अब जो है कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं, एक एक अध्ययन करेंगे। परिभाषा सूत्र: वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। ठीक है। और वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण निर्वात में भी संभव है। ठीक है। याद रखना है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं निर्वात में चलती है। जो ध्वनि तरंग है जो बोल रहे हैं, ये इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी चल सकती है। और इनका जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो प्रकाश की चाल है वही इनकी भी चाल है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की। तो प्रकाश जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक। और इसके बाद आगे चलेंगे। मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इस स्थिति में परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और मैक्सवेल के बहुत समीकरण हैं, तो उन समीकरणों को देख लेते हैं। मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के निम्न समीकरण है। पहला समीकरण है वैद्युत का गॉस का नियम। तो क्या होता है? E.dA बराबर Q/ε0। गॉस के प्रमेय पढ़े भी हैं। ठीक है। और ये होता है आपका क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है। बंद पृष्ठ समाकलन। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम B.dA बराबर क्या होता है? 0। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल लगा देंगे। वैद्युत चुम्बकीय, तीसरा है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। E.dl माइनस बराबर होता है -d∅v/dt। ठीक है। और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल यहां लगा देंगे। इसके बाद आता है चौथा एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। ये होता है B.dl बराबर μ/IC+ID। ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम में संशोधन किया गया था, और संशोधन करके ये सूत्र बनाया गया। ठीक है। इसमें जो ID होता है, ये होता है आपका विस्थापन धारा, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछता है। इसको एक बार जो है ध्यान लेते हैं। ID विस्थापन धारा किसे कहते हैं? ठीक है। इसका परिभाषा होता है कि विस्थापन धारा वह धारा है जो परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है। और ये परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र है, उसके कारण अस्तित्व में आती है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है। और ये ID बराबर होता है आपका, ID बराबर ε0dIE/dt। ये फार्मूला भी याद रखना है विस्थापन धारा। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो विस्थापन धारा वह धारा है जो परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है। ठीक है। और यहाँ पे ये IC जो होती है चालन धारा होती है, और ID होती है विस्थापन धारा होती है। ठीक है। इसको याद रखिए। अब आता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण गुण। ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला गुण है कि ये जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है अनुप्रस्थ होती है। ठीक। और वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश दोनों परस्पर लंबवत तथा तरंग चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। दूसरा गुण है कि चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन हर्ट्ज ने किया था, और हर्ट्ज ने 20 से 25 मीटर दूरी तक ही इन तरंगों के उत्पन्न तरंगों का प्रेषण किया।
लेकिन इसके पश्चात मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने इन तरंगों का लगभग 50 किलोमीटर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। हर्ट्ज ने केवल 20 से 25 मीटर दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने 50 किलोमीटर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। अगला है गुण, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। याद रखिए, कौन सा आवेश? त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। अगला है निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। तो अभी बताए थे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, और ये होता है C बराबर, ये कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, 1/√μ0ε0, और इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी C प्रकाश की चाल है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है, और प्रकाश की चाल यही होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान 1/√μ0ε0। कई बार पूछ दिया गया है कि 1/√μ0ε0 का मात्रक क्या होगा? डायरेक्ट 1/√μ0ε0 का मात्रक, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। जो भी C का मान होगा, मात्रक होगा, विमा होगा, वो सेम 1/√μ0ε0 का मान, विमा, मात्रक होगा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, माध्यम होगा तो E बराबर 1/√μ0 हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, शुरुआत में ही बता दिए थे। वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान E0, चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान B0 का प्रकाश के वेग C से क्या संबंध होता है? तो प्रकाश का वेग C बराबर होता है E0। E0 क्या है? वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान, और B0 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के महत्तम मान और चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग C के बराबर होता है। अगला गुण है, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण होता है E बराबर E0 sin kx - ωt, तथा B बराबर होता है V0 sin kx - ωt। शुरुआत में ही पढ़े थे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसका फिर से जो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले गामा किरण, इसकी तरंग दैर्घ्य कितना याद किए थे? वो 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज होती है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। ठीक। दूसरा है एक्स किरण। एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8 मीटर, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 3 × 10⁻19 से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज। इसका उपयोग कहाँ होता है? रोगों के निदान में। एक्सरे का उपयोग जैसे हड्डियों का, ठीक है, हड्डियों की जांच में होता है, फेफड़ों की जांच में होता है। ठीक। इसका होता है तीसरा पैरावैगनिक तरंगे। इनका तरंग दैर्घ्य होता है 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 5 × 10⁻17 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका उपयोग क्या होता है? नकली दस्तावेजों का पता लगाने में। ठीक है, और भी याद किए थे, नकली नोटों का, अमूल्यों के निशानों का पता लगाने में। ठीक है, चोर अलार्म वाला। ठीक है, ये सब और भी उपयोग याद रखेंगे। चौथे नंबर पर है दृश्य तरंग। इनकी तरंग दैर्घ्य 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर होती है, और आवृत्ति कितनी होती है? 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इनका उपयोग कहाँ होता है? अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दृश्य प्रकाश का सबसे बड़ा उपयोग आप बाह्य संसार के विषय में आंखों को देखने में कर सकते हैं। बाहर की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो दृश्य तरंगों के अंदर ही आता है। पांचवा क्या है? पांचवा है अवरक्त तरंग। इनकी तरंग दैर्घ्य 8 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर होती है, और इसकी आवृत्ति होती है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज। इनका उपयोग कहाँ होता है? पौधशालाओं को गर्म रखने और धुंध को नष्ट करने में। अभी पढ़े थे हम लोग कि पौधों को गर्म रखने में और धुंध, अगर कोहरा आ रहा है तो कोहरे में जो है इसका जो है फोटो खींचने में, या उसके पार देखना है, धुंध है तो पार देखना है, तो वहां उपयोग किया जाता है। पुरानी दीवारों पर लिखे गुप्त लेखों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है आपका सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंगे, इनका उपयोग क्या? इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻1 मीटर, और इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज। इनका उपयोग विमान संचालन और रडार प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रखेंगे। तो याद करने का तरीका, Gx फिर UV। Gx बोल रहा है कि UV, तो बोला नहीं, IMR। ठीक। गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट परावैगनिक विकिरण, विजिबल दृश्य तरंगे, इंफ्रा अवरक्त विकिरण, और M माइक्रो सूक्ष्म तरंगे, और R से रेडियो तरंग। ये क्रम भी याद रखना है। Gx कह रहा है UV, तो बोल रहा है नहीं, IMR।